इंजीनियरिंग में इतने सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद हर कोई जानता तक नहीं है। इंजीनियरिंग का मैदान इतना बड़ा है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और इन्हीं में से एक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और क्लाइमेट चेंज में पढ़ाई करके नौजवान माहौलियात से मुंसलिक मैदानात में काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके माहिरीन इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तरक्की के साथ साथ हमारे माहौलियात को नुकसान पहुंचाने से किस तरह से रोका जाए। आज हम आपको बताएंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और क्लाइमेट चेंज की फील्ड क्या है, इसमें किस तरह की तालीम दी जाती है, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको एक एक्सपर्ट से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए इस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। दुनिया भर में पिछले कुछ सालों में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बेदारी तेजी से बढ़ रही है। माहौलियाती तब्दीली के बाइस बढ़ते माहौलियाती खतरे से दुनिया को बचाने के लिए हर सतह पर कोशिशें हो रही हैं। इन्हीं काविशों में अहमियत की हामिल है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और क्लाइमेट चेंज की फील्ड, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए माहौलियाती खतरात से निपटने का हल तलाश करने के साथ साथ दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के राह हमवार करने के ज़िम्न में भी अहम नजरिया पेश किया जाता है। इसी फील्ड के माहिरीन ये यकीनी बनाते हैं कि इंसान और माहौलियात के बीच रिश्ता बना रहे ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। इसी फील्ड में तालीम की बात करें तो बीटेक इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कोर्स 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले नौजवान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्बन प्लानिंग, वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में नौकरी हासिल कर सकते हैं। कई कंपनियां माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बेदार हो गई है और बेहतर तरीके से ज़राओं का इंतज़ाम करना चाहती हैं। इसलिए वो एनवायरमेंटलिस्ट की अच्छी तादाद में तकर्रुरी कर रही हैं। प्राइवेट कंपनियों के अलावा एनवायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC, UN माहौलियाती प्रोग्राम यानी UNEP, अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट जैसी तंजीमों में भी नौकरी हासिल की जा सकती है। इस तरह से साफ कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में जहां माहौलियाती चैलेंजेस हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है, वही इन चैलेंजेस ने करियर के इम्कानात को भी 2 गुना कर दिया है। दोस्तों, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और इससे जुड़े करियर के इम्कानात पर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और क्लाइमेट चेंज में करियर के इम्कानात पर, और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रतीक शर्मा। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट, इसको अलग अलग तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को समझना चाहें तो बतौर एक्सपर्ट आप इसको किस तरह से समझाना चाहेंगे? देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है अभी मैं इस तरह से इसको बताऊंगा कि कोई भी जो सोसाइटी वेस्ट जनरेट करती है, उस वेस्ट जनरेशन के लिए अब जो वेस्ट जनरेट होता है वो इन्वायरमेंट की अलग अलग मैट्रिसेस में जाता है। एयर, वाटर, ग्राउंड वाटर, सॉइल, सॉलिड वेस्ट। तो जो भी हम वेस्ट डिस्पोज करते हैं अलग अलग मैट्रिसेस में, अगर वो पूरा रॉ फॉर्म में जाता है तो उसका इम्पैक्ट इन सारी मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा होता है। तो इंजीनियर्स जो हैं वो ऐसे डिज़ाइन सिस्टम्स बनाते हैं कि उससे इन जो भी वेस्ट हमारा जो है वो उसको हम ट्रीट करते हैं, जिससे उनका इन तीनों मैट्रिसेस पे जो इम्पैक्ट है वो हम उसको मिनिमाइज़ करें। तो एक तो एस्पेक्ट इंजीनियरिंग का ये रहा। दूसरा फिर जो है सोसाइटी में जो क्लीन वाटर उसको मुहैया करवाना। तो रॉ वाटर आपने नदी से लिया या ग्राउंड वाटर से लिया, तो उसको ट्रीट करना, उसके लिए जो सिस्टम्स हम डिज़ाइन करते हैं वो इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स ही डिज़ाइन करते हैं, जो कि एक सिविल इंजीनियरिंग का सब डोमेन है। और इनफैक्ट जब भी हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ज़्यादातर इसमें दखल सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग का है। तो सिविल इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइजेशन है जो कि आप मान लीजिए इसमें हम
इसको हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बोलते हैं, और जिसमें हम पूरा जो पानी को, ट्रीटेड वाटर को मुहैया करवाना सोसाइटी में, और जो हमारा किचन वेस्ट है और जो टॉयलेट वेस्ट है उसको रॉ फॉर्म में ना डिस्चार्ज करके उसको, उसके लिए ट्रीटमेंट डिज़ाइन करना, जिससे कि उसका इम्पैक्ट इन सब जो ग्राउंड वाटर, सॉइल या फिर नदियों पे कम से कम हो। तो उसको हम जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। तीसरा इसमें जो कि केमिकल इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, जो कि एयर पोल्यूशन के जो आपके जो इंडस्ट्री है, जो धुआं निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, तो उसको जितना अगर रॉ फॉर्म में निकलेगा उसको पहले उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं सिस्टम्स, जिससे कि उसका एयर का इम्पैक्ट सबसे कम से कम को हो। तो उसके लिए जो जितना भी डिज़ाइन एस्पेक्ट्स होते हैं वो इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स और बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स, एयर में ज़्यादा दखल केमिकल इंजीनियर का है। अब धीरे धीरे मतलब माजी में अब अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कम पढ़ाई जाती थी, अब लेकिन अब आगे देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग डोमेन का भी हिस्सा हो गया है, जो कि अभी केमिकल इंजीनियरिंग में ही मेजरली हुआ करता था। तो ये मतलब मोटा मोटा ये है। तो जो भी, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा और समराइज़ कर देता हूँ, तो जो भी वेस्ट हमारा जनरेट कर रही है सोसाइटी, उसको रॉ फॉर्म में ना डिस्चार्ज करके, जिससे कि उसके इम्पैक्ट कम से कम हो, हम सिस्टम्स डिज़ाइन करते हैं और उनको इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स बेसिकली उन सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं। और दूसरा जो रॉ वाटर है, रॉ पानी है, उसको मुहैया कराना थ्रू डिज़ाइनिंग ट्रीटमेंट सिस्टम्स, वो सारा इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स करते हैं। जी। अब सर, क्लाइमेट चेंज से जुड़े ख़तरे को लेकर पूरी दुनिया मंथन कर रही है, पूरी दुनिया लगी हुई है कि ये जो ख़तरात हैं इनसे किस तरह से बचा जाए। जो हमारे तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी अहमियत को आप किस तरह से देखते हैं इस ख़तरे को रोकने के लिए, इस ख़तरे को कम करने के लिए? इनफैक्ट जो हमारे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और उनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, मैं दोबारा इसी बात को मैं एम्फेसाइज़ करूँगा इस बात के लिए कि माजी में लोग जानते ही नहीं थे कि क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो लोगों का इस पे एक उनका ये था कि कोई लॉबी है जो कि कह रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अब ये इस चीज़ को हमने इस्टेब्लिश कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमको देखने में भी नज़र आ रहा है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो मतलब आपका कोई भी एक समिट लेवल की मीटिंग्स होती हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल। अब जो जहाँ तक हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो तालीमी इदारे आपने बोला, उनमें क्लाइमेट चेंज का के प्रोग्राम्स और कोर्सेज़ होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए सिर्फ तालीम ही काफ़ी नहीं है, उसमें आपको बिहेवियरल चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक उस लिमिट नहीं है, आपको स्कूल लेवल से उसको लेके आना पड़ेगा। और अगर आप देखें इसमें कुछ चेंजेस हुए भी हैं, जो कि अगर आप देखें प्राइमरी लेवल पे, अगर आप देखें इन्वायरमेंटल साइंस एज अ सब्जेक्ट चौथी या पाँचवीं से शुरू करा दिया जाता है जी। तो आप बच्चों के जहन में अगर आप पहले से इन चीज़ों को डालेंगे तभी वो इन चीज़ों की तरफ सेंसिटिव होंगे। तो तालीमी इदारों का तो बहुत ज़्यादा रोल है, हायर एजुकेशन नहीं, आपको स्कूल लेवल से ही लोगों को सेंसिटाइज़ करना है इन चीज़ों में। और प्रोग्राम्स और कोर्सेस हमको इंट्रोड्यूस करने हैं अक्रॉस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जी बिल्कुल। और सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत स्कूल लेवल पर ही शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पहले मैं भी देख रही थी, बच्चों के नर्सरी से ही EVS का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उनको वो धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जो है वो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है इस वक्त, और हमारे माहौलियात को बचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। ऐसे में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो माहिरीन हैं, उनकी मांग को कितना बढ़ावा मिला है? देखिए, अभी जो उनकी जो डिमांड है वो अपने उरूज पे आई नहीं है। अच्छा। लेकिन वो उस तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप देखें अभी पीछे हमने कुछ एनालिसिस किया था कि जॉब्स जो हैं उनका प्रायोरिटी में कौन कौन सी
ऑब्वियसली एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर ये सब हैं, लेकिन 7वें नंबर पे आप देखेंगे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड जॉब्स हैं, वो लोगों की उसमें हैं। तो लेकिन वो जैसे जैसे अवेयरनेस इन इश्यूज़ पे बढ़ती जा रही है, तो मैं समझता हूँ आने वाली जो अगले 5-10 साल हैं, तो ये मैं तो नहीं कहूँगा उरूज पे पहुँचेगा, लेकिन उरूज पे पहुँचने की तरफ शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो बोलते हैं, जो मैन मेड, जो इंसानी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में और हम उसको इम्पैक्ट हम उसका देख भी रहे हैं। तो ऐसे इस वजह से जो है इंडस्ट्री में ऐसे जैसे ESG एक बड़े रूप में निकल कर के आ रहा है, उसमें इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ रही है। जी सर, हमारे मुल्क में जो तालीम दी जा रही है इस फील्ड में, उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसके लेवल के बारे में जानना चाहेंगे, और आपके यहाँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जो कोर्स कराए जा रहे हैं इस फील्ड से मुतालिक, उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ पढ़ाया जाता है उनके अंदर और क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहता है? अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एनवायरमेंटल साइंसेस का डिग्री कोर्स है, क्लाइमेट चेंज का बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में है, और सस्टेनेबिलिटी का तो और भी कम है। जहाँ तक DTU की बात है, हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जो कि ऑलमोस्ट अब 20 बरस हो गए उसको एग्जिस्टेंस में, 20 बरस से ज़्यादा हुए, जो कि विच वॉज कार्व्ड आउट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और उसमें हमारा 2 प्रोग्राम्स हम ऑफ़र करते हैं, BTech इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और MTech इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और जैसे मैंने शुरुआत में जो आपका पहला सवाल था, इसमें ज़्यादा फोकस हमारा इंजीनियरिंग में है, डिज़ाइनिंग पे है, डिज़ाइनिंग सिस्टम्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन अभी जैसे सोसाइटी में, समाज में ज़रूरत साइंस और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ की बहुत ज़्यादा है, और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज़ की बहुत ज़्यादा है, तो इंजीनियर सर्टेनली उनका रोल है, लेकिन हमारे को उस डोमेन को थोड़ा बढ़ाना है। तो इसी में हमारा प्लान है, हम एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएं ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज़, जिसमें हम ना केवल हम क्लाइमेट चेंज पे नॉलेज क्रिएट करें, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे नॉलेज क्रिएट करें, उसको डिसेमिनेट भी करें थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आप के यहाँ इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जो सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं, अगर MSc के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हों। किस तरह की स्किल्स या काबिलियत का होना आप ज़रूरी मानते हैं स्टूडेंट्स में, नौजवानों में, इस फील्ड में कामयाब होने के लिए? देखिए, जो इन्वायरमेंटल साइंस या इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, जिसमें आपका फिज़िक्स और इकोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 जो है ख़ास तौर पे मैं कहूँगा इस बैकग्राउंड के लोग हों तो वो ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इसमें आपका जो लीगल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, जो लॉ आजकल जो, क्योंकि PIL की वजह से ही काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो अगर प्योरली इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होगा इनफैक्ट, तो उसमें आपका पॉलिसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी होंगे, साइंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी होंगे, और फाइनेंस, और उसमें भी, क्योंकि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स अपने आप में एक उभर के वर्टिकल आ रहा है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, तो सर्टेनली। बट अगर बहुत ही कोर हम देखें तो जो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है किस वर्टिकल में, किस ट्रैक में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या साइंस के ट्रैक में आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप सिमुलेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में, कोई आने वाले समय में, वक्त में, मान लीजिए कोई, जैसे मैंने आपको बताया, कोई इंडस्ट्री आ रही है, उसका इम्पैक्ट वाटर बॉडी पे क्या होगा या एयर पे क्या होगा, तो आपके मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सिमुलेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको वाटर एनालिसिस करना है, तो आपकी केमिस्ट्री की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट का आपको इकोनॉमिक एवेल्युएशन करना है, तो आपकी इकोनॉमिक स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो लेकिन यही, और आप अपने उसमें ट्रैक बना सकते हैं अलग अलग। तो वो ट्रैक बनने से ये रहेगा कि आपका कोर में आप रहे। आपने मान लीजिए BA MA इकोनॉमिक्स करके आए, तो उसमें फिर आकर के आपने
इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन कर लिया। तो इस तरीके से मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा। जी, अब सर किस तरह की नई पहल आप ज़रूरी मानते हैं इसमें और ज़्यादा बेहतर तालीम देने के लिए इस फील्ड में? मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। इसमें पहली जो इसमें यही रहेगा, देखिए कि इंजीनियर्स को अभी तक, खास मैं कॉन्टेक्स्ट में डीटीओ के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा, इंजीनियर्स को खाली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सॉल्यूशंस तक अपने आप को लिमिट नहीं करना है। तो इंजीनियर्स की ज़बान जो है उनकी अंडरपिनिंग इंजीनियरिंग हो, लेकिन ज़बान में उनकी सोशलिज्म भी हो, लीगल इश्यूज़ भी हों और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हों। तो हमको ऐसे इंजीनियर्स, खासतौर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऐसे हमको तालीम देनी है जिसमें अंडरपिनिंग इंजीनियरिंग की रहे, लेकिन जो आपका जो सोशल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और साइंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स वो भी उनको उनके रेपोटॉयर में हों, उनके उसमें हों। तो वो एक जो जिसको कहते हैं ना, आप एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन 360 डिग्री इवैल्यूएशन करके तभी हमको मिल पाएगा। क्योंकि अगर हम प्योरली इंजीनियरिंग में हम रहें तो अभी तक हमने जैसे देखा तो एक उसका लीनियर अप्रोच रहता है, और अगर आपकी अंडरपिनिंग्स इंजीनियरिंग की हैं और आपको नॉलेज सोशल एस्पेक्ट्स की भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की भी है, लीगल एस्पेक्ट्स की भी है, तो सोल्यूशन आपका पूरा कंप्लीट होता है और आप उसमें जो इम्पैक्ट है वो उसको मिनिमाइज़ करने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी, अब सर जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था तालीमी इदारों की अहमियत, क्लाइमेट चेंज के जो ख़तरात हैं उनसे निपटने के लिए। अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से काम किया जा रहा है अब क्लाइमेट को जो ख़तरात हैं उनसे बचाने की तरफ के लिए? जी, इस डायरेक्शन में हमने ऑलरेडी एक सेंटर फॉर एनर्जी ट्रांजिशन इस्टेब्लिश, हमने प्रिंसिपली उसका अप्रूवल ले लिया है, उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। और एनर्जी ट्रांजिशन जो है एक बहुत बड़ा अहम कंपोनेंट है क्लाइमेट एक्शन का, जिसमें आप फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से हाउ यू ट्रांजिट टू ग्रीन इकोनॉमी, जिसमें आप ऑल्टरनेटिव आप जैसे आपका जो भी आप फ्यूल बेस्ड, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा सबसे मैक्सिमम यूज़ में होती है और उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे फ्यूल बेस्ड सोर्सेज ही हैं। तो हम ग्रेजुअली कैसे हम ट्रांजिट करें टूवर्ड्स ग्रीनर फ्यूल्स विच आर हैविंग लेस इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो वो एनर्जी ट्रांजिशन का अलग अलग जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसका हम एक सेंटर बना रहे हैं, और जो नॉलेज गैप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे उसमें, और नॉलेज क्रिएट करेंगे कैसे हम, क्योंकि हमारा एक गोल है, नेशनल गोल, कि बाय 2070 हमको ज़ीरो एमिशंस लेवल पे, नेट ज़ीरो तक का टारगेट हमको अचीव करना है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए ऐसे एक नोडल सेंटर का होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके अलावा जो हमारा एक जो से मैंने आपको बताया सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज़, वो भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश हमारी ये है कि हम एक स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड रिसर्च वो हम क्रिएट कर रहे हैं डीटीओ में। उसमें इन सब को हम इंटीग्रेट करेंगे और टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी एजेंडा, नॉट इवन ऑफ द कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। अब सर आपने भी इस फील्ड में अहम रिसर्च की है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा तो जो है मेरा एयर पोल्यूशन में मेरा काम रहा है पीएचडी का, और उससे पहले वाटर रिसोर्सेज में भी किया मैंने काम, और एयर पोल्यूशन में मेरा मॉडलिंग में, स्पेशली मॉडलिंग माने कि आप थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस, स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस आप फोरकास्ट करते हैं कि एयर पोल्यूशन कितना होगा। अगर आपके पास मालूम है कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कितना एमिशन जनरेट कर रहे हैं, तो उससे आप प्रेडिक्शन करते हैं। और जब आपके पास मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं तो उस मैथमेटिकल मॉडल से आपको कंट्रोल पॉइंट्स मिल जाते हैं कि अगर इतना एमिशन है तो, जिसको हम व्हाट इफ सिनारियोज बोलते हैं, तो यू कैन जनरेट व्हाट इफ सिनारियोज
एंड विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन स्पेशली पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। तो ये मेरा काम रहा है एयर पोल्यूशन में, ख़ास तौर पे पीएचडी के बाद। और यही है। और जनरली डेटा एनालिसिस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एयर, वाटर। बहुत बढ़िया सर। जैसा कि आपने बताया कि इस फील्ड की कितनी अहमियत है और हमारे क्लाइमेट को बचाने के लिए सिर्फ तालीमी इदारों की किस तरह से वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाई करके ही आगे जाके फ्यूचर में मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी कर ली हमने, वहाँ से ही हम सिर्फ अपने क्लाइमेट को नहीं बचा सकते, बल्कि बिहेवियरल चेंजेस हमें अपने अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है। चलते चलते सर आपसे मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और क्लाइमेट चेंज की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये करियर जो है बहुत ज़्यादा एक किसी भी प्रोफेशनल को बहुत एक तसल्ली देता है कि आपका किया हुआ काम आप सोसाइटी में उसमें चेंज लाते हुए नज़र आते हैं। और इनफैक्ट मेरे को अभी बहुत अच्छे से याद है, एक बच्ची थी हमारे पहले स्टूडेंट थी, आईआईटी रुड़की से, उसने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स किया। तो उसको आया कि मैं इन्वायरमेंट में कुछ करना चाहती हूँ, तो कम्प्लीटली शी चेंज्ड हर। तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हुई कि भाई आपने क्यों चुना ये। तो शी, द आंसर दैट शी गेव मी वाज दिस, दैट आई डोंट वांट टू जस्ट कंटिन्यू इन द रेगुलर थिंग्स। तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं, तो मैं उस डायरेक्शन में कुछ करना चाहती हूं। तो ये मैं जस्ट एक वो हमेशा मेरे जहन में वो उस बच्ची की बात हमेशा रहती है। तो थोड़ा सा मैं डाइग्रेस हो गया, लेकिन बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अलग अलग पानी मुहैया करवाना, अच्छी साफ़ हवा मुहैया कराना, और इन्वायरमेंट की अलग अलग मैट्रिसेस में उसमें जो भी डैमेजेस हैं उनको कम करना, तो इस डायरेक्शन में कोई अगर कंट्रीब्यूट करता है, और तो मैं समझता हूँ जहनी तौर पे और दिली तौर पे एक करार मिलता है कि भाई आपने कुछ अच्छा किया सोसाइटी के लिए। और अगर आप पुराना देखें, माजी में इतना इंडस्ट्री में बहुत लिमिटेड स्कोप रहता था इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का। अब आप देखेंगी, आप जो इंडस्ट्री में भी उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और उनका अलग से एक सीएसआर सेल, ईएसजी का और इन्वायरमेंटल डिवीज़न धीरे धीरे हर एक कंपनी में आ रहा है। तो ग्रेजुअली जो हम देख रहे हैं, तो बहुत एक्टिव रोल, जो कि पहले बहुत पैसिव होता था, आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। और आने वाले समय में और वक्त में मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा डिमांड इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की होगी। जैसे जैसे हमारे को अवेयरनेस होगी कि क्या इम्पैक्ट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का, जो कि डेवलपमेंट की तरफ डायरेक्टेड हैं, उनको हम, उनके जो डैमेजेस हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या साइंटिफिक और इंजीनियरिंग मेजर्स को हम लें। उस बैकग्राउंड के लोग जब आएंगे और उनकी कंट्रीब्यूशन से जो इम्पैक्ट कम होते नज़र आएंगे, तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ उनको एक तसल्ली मिलेगी कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, बट फाइनेंशियली ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया 7वें नंबर पे ईएसजी रिलेटेड जॉब्स हैं इंडस्ट्री में, कंसल्टेंसीज़ में, जो कि कंसल्टेंट्स देखते रहते हैं बच्चों को विद अ बैकग्राउंड, उनको मिलते नहीं हैं। तो वो एक निश क्रिएट हो गई है पिछले पाँच सालों में ख़ास तौर पे। और आगे आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि जैसे प्रोजेक्शंस हैं, तो डेटा साइंस और इन सब का तो चल ही रहा है, लेकिन ये भी अपने उरूज पे आएगा। तो उनको फाइनेंशियली भी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंसेंटिव ओरिएंटेड, and monetarily also, plus satisfaction of giving back to the society, that also is so उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर है, जिसमें उनको एक तसल्ली मिलेगी कुछ करने की, और सोसाइटी में कुछ चेंज लाने का जो एक दिली करार होता है या तसल्ली होती है, वो मिलेगी। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस फील्ड को लेकर हमें ये तमाम जानकारियाँ दी हैं। इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस तरह की तालीम दी जा रही है, और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, यहाँ पर किस तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, किस तरह की तालीम दी जा रही है। ये तमाम जानकारी आपने हमें फराहम की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकालिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनफैक्ट मैं DD उर्दू चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ें हैं और हमको हमारी ड्यूटी है कि हम इसको डिसेमिनेट करें। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ऐसा मौका मिला और साझा करने का लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर प्रतीक शर्मा बता रहे थे कि अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और क्लाइमेट चेंज की फील्ड में अपना करियर बनाते हैं तो आप फाइनेंशियली तो ग्रो करेंगे ही साथ आपको तसल्ली भी खूब मिलेगी, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि हमारे इस सेगमेंट के ज़रिए आपको इस फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात फराहम हो गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कहां-कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन-कौन से कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। संभाल कर।